हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी हेल्पर में, जहां पर हमने स्टार्ट कर दी है बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स हमारी चल रही है। इससे पहले हम आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि जिस स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वहां से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस यूनिट का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम देखेंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इससे पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और उसके लिए हमने रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड की गणना की थी। आज हम देखेंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी हेडिंग डालेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो देखिए क्या है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या मतलब हुआ। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर बात की थी इससे पिछले लेक्चर में, तब हमने देखा था कि डेफिनेशन सब यही थी। अंतर क्या था कि यहाँ पर जो द्वितीय घात का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर था प्रथम घात, क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की, तो यहाँ पर द्वितीय का उपयोग कर लिया। ठीक, तो डेफिनेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल यही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। देखिए, उसमें हमने क्या लिखा था, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखी थी तो हमने लिखा था dx अपॉन dt, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमें उसमें लिखा था, यानी dx अपॉन dt जो अनुक्रमानुपाती होता है a माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होता है a माइनस एक्स की पावर 2 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या हम सिंपल भाषा में केवल एक बात को समझ लेते हैं, ये तो डेफिनेशन होगी। ठीक है, यदि हम सिंपल भाषा में एक बात को समझ लें कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, जिनमें जो ऑर्डर है, जो अभिक्रिया की कोटि है वह 2 हो, उसे ही कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ऑर्डर 1 होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ऑर्डर 2 होता है, तो उसे ही कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इंग्लिश में से देख लीजिए कैसे लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लें इसे कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सच रिएक्शन इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल की, कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि होती है, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक, तो देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे इसका। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, और जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तब बनेगा CH3 COO प्लस C2H5OH। ठीक है, अब यहां पे देख लें, यदि हम इसका ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए, CH3 COO C2H5, ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है, तो एक हो गया यहां पर। अब बात करें NaOH की, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पर एक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब ऑर्डर निकालते हैं तो सांद्रता पद है उसकी जो पावर है उन्हीं को तो ऐड करते हैं। हमने जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात की थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखी थी, हमने उसमें क्या देखा था, जो
रेटला है, रेटला में जो सांता पद की घात होती हैं उन घातों के योग को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सांता पद हो गया। इस ब्रैकेट में हम जब अभिकारक को लिख देते हैं तो ये सांता पद कहलाता है। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 1 है। पावर का मतलब क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल कितना है, 1 है। इसका मॉलिक्यूल कितना है, 1 है। तो इस तरीके से जब हम 1 + 1 को ऐड करते हैं तो ये 2 आ जाता है। ठीक है, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया, ले लिया 2s2O2। ठीक है, और ये बनाता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2s2O और क्या बनाता है, O2 रिलीज होती है। ठीक है, O2 रिलीज होती है। अब यहां पर देखते हैं, केवल एक अभिकारक है, ऑर्डर निकालें हम इसका। देख यहां से गौर से देख लेना, ये जल नहीं है, H2O नहीं है, H2O2 है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डर हो जाएगा, अगर हम लिखें H2O2, ठीक, इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर जो ऑर्डर हो जाएगा इसका, वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक, तो ये 2 एग्जांपल हो गए, ये 2 केमिकल रिएक्शन हो गई जो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ठीक, यहाँ तो समझ गए। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दिए कि कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आगे डालेंगे कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट, यानी कि दर स्थिरांक की गणना। ठीक, चलिए, तो चलिए सभी हेडिंग डालेंगे, दर स्थिरांक की गणना यानी कि कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट। ठीक, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जिस तरीके से किया था सब कुछ वैसा ही करना है। कुछ चेंजेस होंगे वो यहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले हमने उसमें लिखा था कि माना कि प्रथम कोटि की, सॉरी यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, कि माना कि द्वितीय कोटि की कोई केमिकल रिएक्शन, द्वितीय कोटि की कोई अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा था, क्या मान लिया था कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक अभिकारक ए जो है वो उत्पाद बी बना रहा है। ठीक, हमने मान लिया कि माना जो अभिकारक ए है इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता, हमने अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मान ली और इसकी प्रारंभिक सांद्रता 0 है। प्रारंभिक सांद्रता से मतलब क्या है कि इस समय कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है, हमने रिएक्टेंट ले लिया है। ठीक है, तो अभी कोई केमिकल रिएक्शन हुई नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसकी सांद्रता 0 है और अभिकारक की सांद्रता ए है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता उसके पास पूरी की पूरी है, कंप्लीट है। ठीक है, अब जब केमिकल रिएक्शन होना प्रारंभ होगी यानी कि टी समय बाद जो कंसंट्रेशन है वह a - x हो जाएगी। ठीक है, और इसकी x हो गई, मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देंगे माना t समय बाद जो कंसंट्रेशन है वो a - x हो गई a की, और जो b की कंसंट्रेशन है वो x हो गई। a - x क्यों हो गई, क्योंकि जितनी अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी उतनी ही तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी, जितनी ही उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी उतनी अभिकारक की सांद्रता घटेगी। क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें अभिकारक की जो सांद्रता होती है वह घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता x बढ़ी है तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता x बढ़ी है तो अभिकारक की सांद्रता x घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है a - x। ठीक, यहाँ पे समझ में आया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, तब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होगी, क्या हो जाएगी, dx/dt अनुक्रमानुपाती है। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ये a - x की पावर 2 की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमने यहाँ पर 1 लिया था क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं क्योंकि हम
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने पहले किया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलता है। क्या होता है ये कांस्टेंट? इसे ही कहते हैं हम रेट कांस्टेंट, और यही हमें इसी की हमें इसमें गणना करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स की पावर 2। ठीक, अब फिर हमने क्या किया था कि जो dx अपॉन जो a माइनस एक्स की पावर 2 है इसको हम इधर की साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स की पावर 2, और यहाँ पर जो dt है उसे k के साथ ले आते हैं, k dt। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इससे नीचे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं तो फिर मैं इसे रफ करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया, अब आगे बढ़ेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए, अब जो हमारा लास्ट लाइन जो आई थी हमारे पास वो मैंने यहाँ पर लिख दी ताकि हम इसकी मदद से आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए लास्ट में हमें हमारे पास क्या है, dx अपॉन dt a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। अब हमने क्या करा था, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, इसका हम समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन करने पर किसका समाकलन करते हैं हम? इसका। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, समाकलन, यहाँ पर जो k है वो कांस्टेंट होता है इसलिए हम इसे बाहर लेते हैं और ये हो जाता है dt। ठीक, अब हम 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब इसका समाकलन करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, k, और यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 का समाकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है i। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन a माइनस एक्स कैसे आ गया? ठीक है, तो जो बच्चे अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन करना जानते होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे। फिलहाल में जो नहीं जानते हैं वो समझ लें कि ये इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया। देखिए, हम क्या करते हैं कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, अब तो इस तरीके से a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मान लिया हमने टी स्क्वायर। अब a माइनस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का dt। ठीक, अब यही वैल्यू हम सभी अगर यहाँ पर रख देते हैं, किसमें? यहाँ पर, तो ये हम जब ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा है टी स्क्वायर। ठीक, ds की जगह पर हमने लिखा है dt, तो माइनस का dt, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर और ये हो जाएगा dt। अब t की पावर 2 है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 2 dt, और एक माइनस का चिन्ह हमारे पास पहले से। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक, अब देखिए t की पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया? t की पावर माइनस 1 अपॉन नीचे भी माइनस 1। ठीक, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है t इनवर्स, और t इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन t करके। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन टी है, यहाँ पर देख लेते हैं 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? a माइनस एक्स है। तो इस तरीके से जो हमें इसका इंटीग्रेशन मिलता है वो मिलता है 1 अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, तो ये समझ गए होंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आता है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो इस तरीके से a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है माइनस का dx बराबर dt। ठीक, dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का dt। ये वैल्यू हम इसमें रखें तो हमारे पास ये टर्म मिलती है, क्या मिलती है? माइनस समाकलन 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है, बस ऊपर बचता है टी इनवर्स। टी इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, और टी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? 1 अपॉन a अपॉन एक्स, और a अपॉन एक्स लिखते हैं तो हम इस तरीके से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है। यहाँ पर i क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो देख लेते हैं।
देखिए क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। यदि हम x बराबर 0 तथा t बराबर 0 ले लें, यदि x बराबर 0 हो तथा t बराबर 0 हो, तब i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, तब 1 अपॉन a माइनस एक्स के बराबर क्या लिखा है, हम 0 रख रहे हैं, k इंटू टी के बराबर यहाँ पर 0 लिखा है, हम फर्स्ट को इम्प्लाइज कर रहे हैं, किसे, इसे, इसको इम्प्लाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स के, ए माइनस एक्स की जगह पे 0 है, के टी की जगह पर 0 है, प्लस आई। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 अपॉन ए हो गया, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पर आई बराबर हमें क्या मिल गया, आई बराबर हमें मिल गया 1 अपॉन ए। अब इस 1 अपॉन ए को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास ये टर्म जो मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 अपॉन ए। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखते हैं, अब यहां से मैं इसे रफ कर देता हूं, ये तो हमने रफली समझा था, इसे हमें लिखना नहीं है, ये रफ करने समझने के लिए लिखा था केवल, ठीक है। देखिए अब ये है 1 अपॉन ए माइनस एक्स है और इज इक्वल टू के टी प्लस आई है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, ये 1 अपॉन ए इधर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक, इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास के टी, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स, इसका हमने ले लिया, इसका हमने ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस एक्स, ठीक है, के टी, ठीक। अब ये हो जाएगा ए माइनस, जब ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो माइनस आ गया, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, अपॉन में ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास होता है एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब इस टी को हम इधर की साइड में ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा के बराबर एक्स अपॉन ए टी ए माइनस एक्स। तो फाइनली जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए टी ए माइनस एक्स। बात कर लें हम इसकी यूनिट की, क्या हुई, यूनिट की बात कर लें, तो यूनिट हम यहां पर देख लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट यानी कि मात्रक, मात्रक क्या होगा, देखिए x क्या है, x कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल लीटा इनवर्स, ठीक है, अपॉन में क्या है, ए है, ए क्या है, ए भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे, मोल लीटा इनवर्स, टी क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स ले लेते हैं हम, ठीक है, और ए माइनस एक्स क्या है, ए भी कंसंट्रेशन है, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, ठीक। अब इस लीटर इनवर्स से ये लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा लीटर, मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा, तो जो यूनिट आएगी वो हमारे पास आ जाएगी इसकी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। तो यहां तक हो गया, इसे समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूनिट निकालते हैं। हमारे पास जो रेट कांस्टेंट आता है, यहां पर हमने देखा है एक्स क्या है, एक्स क्या है, अभिकारक की उत्पाद की सांद्रता है, तो सांद्रता है, अभी वो चाहे उत्पाद की हो चाहे अभिकारक की हो, सांद्रता का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर, तो यूनिट इसकी क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की, तो जब सांद्रता है तो सूत्र तो वही होता है मोल लीटर इनवर्स, तो इसकी भी यूनिट मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी, ठीक। ए माइनस एस क्या है, टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता है, तो सूत्र तो वही रहेगा ना, सांद्रता है तो सूत्र तो वही रहेगा, चाहे अभिकारक का हो चाहे उत्पाद का हो, चाहे प्रारंभिक हो चाहे टी समय बाद हो, सांद्रता का फॉर्मूला तो वही रहता है। तो इस तरीके से
यहाँ पर x था तो मोल लीटर इनवर्स आ गया, यहाँ पर a है तो इसके लिए मोल लीटर इनवर्स आ गया, ये t है तो सेकंड इनवर्स आ गया, a माइनस x है इसके लिए मोल लीटर इनवर्स आ गया। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया और जो अपॉन में बचा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जब ये ऊपर जाएगा तो जो लीटर इनवर्स है वो ऊपर जाएगा, वो लीटर में बदल जाएगा, मोल है वो मोल इनवर्स में बदल जाएगा, जो सेकंड इनवर्स है वो सेकंड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड। अब देखेंगे इसका हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब सभी हेडिंग डालेंगे अर्धायु काल की गणना यानी कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो फॉर प्रोसेस हमारा वही है हाफ लाइफ पीरियड निकालने का जैसे हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाला था। तो सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है जिसकी वैल्यू आई है हमारे लिए, किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई है, x अपॉन 80 a माइनस एक्स, ये आया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब रेट कांस्टेंट निकालते हैं तब हम t इज इक्वल टू क्या रखते हैं, t हाफ रखते हैं, ठीक है, कहां पर, k की वैल्यू में। और जो x है x के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, a अपॉन 2 रखते हैं। तो यही चीज यहां पर हम रख देंगे, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर a बाई 2 अपॉन a तो a ही रहेगा और t के प्लेस पर रख देंगे हम t हाफ, ठीक है। और ये हो जाएगा a माइनस एक्स के प्लेस पर रखेंगे हम a बाई 2। अब a बाई 2 a t हाफ, और यहां से a में से a बाई 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, a बाई 2 बचता है, और इस a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन a t हाफ, किसके, के इक्वल में चल रहा है ये। अब यहां से हम t हाफ निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन a t। तो हमारे पास जो हाफ लाइफ पीरियड आता है फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आता है 1 अपॉन a t, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया कि अर्धायु काल कैसे निकालते हैं। अब हमने देख लिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली, उसके एग्जांपल देख लिए, रेट कांस्टेंट की गणना कर ली, अर्धायु काल की गणना कर ली। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में नया टॉपिक देखेंगे। तो यहां तक हमने समझ लिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, अर्धायु काल कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल यदि आपके लिए यूजफुल हो तो इसके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।